आज का जो टॉपिक है हमारा फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आज हम इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्या वो लॉज हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जो माइकल फ्राडे ने हमें बताए, और अगली आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम करते क्या है कि करंट की मदद से हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शनों को हम करवाते हैं, प्रोसीड कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रोसीड, आगे करवाते हैं। आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शनें होती है जिन्हें कराने के लिए आपको एक्सटर्नली एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलिसिस कराई कहाँ जाती है, ये होती कहाँ है? कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की नीड होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की नीड होती है। इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ होता है वो किसके अंदर कराया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये फ्राडे लॉ क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉ है उसके बारे में देखिए। क्या है फर्स्ट लॉ? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? अब ये फर्स्ट लॉ है क्या? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे? देखिए, आपको पता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपके पास मॉल्टन NaCl है। क्या है? मॉल्टन NaCl है, मतलब पिघला हुआ NaCl है। ओके, और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दी? अप्लाई कर दी। इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने मान लीजिए PT अप्लाई कर दी। क्या ये? प्लैटिनम की हमने 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दी, और इसमें हमने बैटरी अप्लाई कर दी। ओके, इस तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब ये आपका है कैथोड और ये है आपका एनोड। अब होगा क्या? जो ये मॉल्टन NaCl है, इसके अंदर आपका जो NaCl होगा वो आयन फॉर्म में होगा, Na+ और Cl- में। ठीक है, अब हम NaCl को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने में ये खुद NaCl जो है खुद ब खुद ब्रेक डाउन नहीं होगा। उसे कराने के लिए आपको बाहर एक्सटर्नली एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जो हम यहाँ करंट की फॉर्म में लगा रहे हैं। जब करंट की फॉर्म में लगाएंगे तो होगा क्या? देखिए, लगाएंगे तो होगा क्या कि ये पता है आपको, करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा तो इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वायर हो जाएगा। जब इस रॉड में नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा तो इसकी तरफ कौन जाके डिपॉजिट होने लगेगा? सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा। क्या होगा? यहाँ पर जो है वो सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा। ओके, अब क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में यहाँ होगा आपका पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड में, और इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव ये जो Cl है वो इधर आएगा, और इधर जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या होगा? जो Cl- है वो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन लूज अप कर देगा, और इस इलेक्ट्रोड के थ्रू Cl2 गैस पास आउट होगी और इस एनोड में सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है जब आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, जब आप किसी केमिकल कंपाउंड या किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, तो उस दौरान आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड में जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है उसकी अमाउंट को बताने के लिए फर्स्ट लॉ माइकल फ्राडे ने दिया। माइकल फ्राडे ने बोला कि जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोला है? जो अमाउंट है किसका? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपॉजिट at any electrode is directly proportional to charge passes in the इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला है? आपके इलेक्ट्रोलाइसिस, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो किसी रिएक्ट कंपाउंड का, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, और वो प्रोडक्ट यदि आपके इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है या वहाँ से लिबरेट हो रहा है, तो उस एनोड में कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना आपने बैटरी से चार्ज फ्लो करवाया है अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये फर्स्ट लॉ कहता है। मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा इस रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ज़्यादा जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, उसके तरफ उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो रिडक्शन होगा तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो दूसरा वाला भी रिएक्टेंट भी आपका बनेगा। तो ये इसने ये कहा है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ यही बोलना चाह रहा है कि जो आपके एनोड में जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है कि कितना आपने बैटरी के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज पास आउट कराए। जितना ज़्यादा चार्ज पास होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एक्सिस में होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एक्सिस में होगा उतना ज़्यादा उसके अपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ये इसने फर्स्ट लॉ ने ये कहा है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है देखिए, इसका माने तो हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हमने W से दिखाया है, ओके, W से हमने दिखाया है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के, ओके। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज है, ठीक है, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। और ये Q ऐसे रहेगा, ओके। अब ये इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि एक कुलाम चार्ज पास कराने में कितना प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। मतलब एक कुलाम चार्ज पास आउट कराने में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। वन कुलाम चार्ज पास होने से हाउ मच प्रोडक्ट इज डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब देखिए, तो जब अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जेड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है जेड का, ऐसा जो होता है जेड का, वो होता है मॉलिक्यूलर मास मोलर मास कहें हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन मतलब उस प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करे,
ठीक है, या रेड्यूस करे वो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनटू फ्राडे कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलाम अप्रॉक्स होती है ये, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास अपॉन n इंटू एफ, और इसकी यदि कोई यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट आती है ग्राम पर कूलाम, मतलब एक कूलाम में कितना ग्राम आपका प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इसका एक और फार्मूला बन सकता है, जैसे देखिए जेड ऐसी है, जेड का फार्मूला है मोलर मास अपॉन n इंटू एफ, और Q के जगह आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ से आप Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी। तो आपका एक और फॉर्मूला बन चुका है W इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। इट्स योर फर्स्ट लॉ। ओके, सो अभी हमने देखा था पीछे कि हमने फर्स्ट लॉ के बारे में देखा था, पर जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, W इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू पढ़ा था, तो इससे हम वेट निकाल सकते हैं किसी प्रोडक्ट का जो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे कुछ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, गैस लिबरेट होती है। क्या होती है, गैस लिबरेट होती है किसी पर्टिकुलर फ्रॉम एनी इलेक्ट्रो। जब कभी किसी केमिकल कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस कराने के दौरान गैस लिबरेट होती है किसी इलेक्ट्रोड से एज अ प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज लिबरेटेड। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस इज लिबरेटेड, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, तो अधिकतर जो गैस से लिबरेट होती है उसमें वेट ना देखिए हम डील अप करते हैं उसमें वॉल्यूम के बेसिस में, क्योंकि आइडियल गैस यही कहता है जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोल्स होंगे, जितना ज़्यादा मोल्स होगा उतना ज़्यादा उनका वेट होगा। तो गैस वाले केस में वो वेट ना पूछ के वॉल्यूम पूछते हैं। तब इसे कैसे करें, ये वाला फॉर्म जब आपका प्रोडक्ट सॉलिड हो और डिपॉजिट हो जाए तब वो पूछते हैं कि हाउ कितना वेट ऑफ प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट हुआ होगा। पर जब आपका प्रोडक्ट गैस हो तो गैस में वेट ना पूछ के वॉल्यूम पूछना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि डील करना आसान रहता है वॉल्यूम, गैस को वॉल्यूम के केस में डील अप करना, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला पता है क्या है, वेट जो प्रोडक्ट, अब वेट प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉन में डिपॉजिट हो रहा है लिबरेट हो रहा है W, ठीक है। अब जेड इंटू क्यू ये आपको पता है, ठीक। अब देखिए जेड का फॉर्मूला आपको पता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n और इनटू में नीचे एफ फ्राडे कांस्टेंट, ओके क्यू। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप सबसे पहले आपको पता है कि जो गैस होती है गैस का जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस के अकॉर्डिंग देख लिया, आइडियल गैस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, मतलब जितना ज़्यादा गैस का वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। तो हम पहले वॉल्यूम निकालने से पहले हम गैस का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। तब इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएँ, तो देखिए यदि हम इस मोलर मास को इसके डिवाइड में लेके आ जाएं तो हमारा फॉर्मूला रहेगा Q अपॉन n इंटू एफ, ओके। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और W अपॉन m को आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू Q इंटू n इंटू एफ। अब ये निकल चुका है। सबसे पहले आपको यदि गैस का वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया।
अब यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है क्वेश्चन में दो कंडीशन से पूछा जा सकता है वॉल्यूम। एक तो नॉर्मल कंडीशन में कि आपको वॉल्यूम बताना है गैस का जो लिबरेट हुआ है एट अ नॉर्मल कंडीशन एट अ रूम टेम्परेचर इस सच, ठीक है। और एक होता है आपको वॉल्यूम पूछा होगा गैस का, बट लिखा होगा किनारे में STP एंड NTP कंडीशन में। तो अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखिए, यदि आपका वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा गया है नॉर्मल कंडीशन में तो आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने है, ठीक है। जब आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तब आप अप्लाई करोगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT, ओके। n पता है, T आपको गिवन होगा क्वेश्चन में जब वो नॉर्मल कंडीशन दी हुई होगी, ठीक है। R आपको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर आप जितना 25 डिग्री दिया होगा, जो दिया होगा वो पुटअप करना है, ठीक है। ये तो हो क्या साहब, जब आपको STP दिया या NTP कंडीशन में दिया होगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको ये जब आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको ये पता होगा एट STP या NTP 1 मोल गैस 1 मोल सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, ओके। जब 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो n मोल कितना करेंगे? 22.4 को इंटू करोगे आप n से और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ओके। सो अब हमारा माइकल फ्राडे का सेकंड लॉ के हम बारे में डिस्कशन करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको ये कहता है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, ठीक है। ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, ओके। सेकंड, और दोनों आपने सीरीज में कनेक्ट किए। क्या है? सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया। सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इन बोथ सेल फ्लो सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट। इतनी बात समझ में आई? सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो तब क्या होगा? उन्होंने ये बोला है कि जब आपके दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों सीरीज कनेक्शन में हैं, सीरीज कनेक्शन का मतलब कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ फ्लो करंट हो रहा है तो इसमें इस सेल में इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होने वाला प्रोडक्ट, इस सेल में इलेक्ट्रोड में डिपॉजिटेड प्रोडक्ट का जो वेट होगा W1, और इसमें जो प्रोडक्ट का वेट होगा जो डिपॉजिट है कहाँ पर? इलेक्ट्रोड में, उसका जो वेट है W2, उन दोनों का जो रेशो होगा वो इस तरीके से होगा W1/W2 इज इक्वल्स टू इस सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 और इस सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है वो होगा आपका Z2। तो इसको इस लॉज में ये बोला गया है कि इस वाले सेल में जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में और इसमें होने वाला प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, उन दोनों वेट का जो रेशो होगा वो बराबर होगा Z2/Z1, किसके? Z2/Z1 के बराबर होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है,
ठीक है। अब इसका ड्राइव आया कहाँ से, इसके बारे में बात कर लेते। देखिए आपके पास एक फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रो, यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए आपके पास एक फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है करंट, ओके। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट ना बोल के सही रहेगा, चार्ज फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसमें जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा वो W1, ओके। अब W1 हुआ और इसमें आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना चार्ज आपने पास आउट कराया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। जब इसे कांस्टेंट को हम ओपन करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या आएगा, या हम बोले इस प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जनरेट होगा, जैसे हम Z1 कहते हैं, और ये हो जाएगा Q। इतनी बात समझ में आई, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसी आपका सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ओके। उसमें ये दोनों सीरीज में, तो सेम चार्ज इसमें भी फ्लो करेगा, ओके। चार्ज Q ही रहेगा, बट जो प्रोडक्ट की मात्रा वो अलग होगी, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में। तब इसमें यदि हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें इसमें भी, तो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो हो रहा है। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ओपन करेंगे तो इस प्रोडक्ट के वेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जनरेट Z2 इंटू Q, ओके। अब देखिए हम यहाँ से यदि हम W/Z1 की वैल्यू, हमने ये Q की वैल्यू निकाली यहाँ से, और यहाँ से भी हमने क्या करी, Q की वैल्यू लगाई W2/Z2। तो हुआ क्या, अब दोनों, ये भी Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू है। जब राइट हैंड, जब एक तरफ का दो इक्वेशनों के वन साइड इक्वल होते हैं तो अनदर साइड भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि W1/Z1 जो है वो W2/Z2 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ओके। और जब ये हो जाएगा तो हमने क्या किया, इसे इधर, इसको हम इधर लेके आए, इसको हम इधर लेके आए, तो आपका ये बन गया सेकेंड लॉ। ये 2 सेल के लिए है, ये कितने सेल के लिए हैं, इट्स ये आपका जो है वह सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिटी, जब आपके 2 सेल क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। सो देखिए यदि आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया जा रहा है बैटरी के थ्रू इन तीनों सेल में, ओके। सो अब इनके सेकेंड लॉ अब इनमें कैसा अप्लाई होगा, तो देखिए सेकेंड लॉ इस तरीके अप्लाई होगा। तो जब इसमें चार्ज फ्लो करवाया जाएगा तो इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका वेट होगा W1, जो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो चुका है, ओके। और हमने जो चार्ज मान लिया वो Q मान लिया, तो इसमें भी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है। यदि हम, ठीक है, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसका वेट हमने मान लिया W2, और चार्ज तो वही फ्लो हो रहा है Q, ओके। इसमें भी जब करंट पास होगा तो इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका वेट होगा W2, और इसमें जो चार्ज होगा वो Q होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, देखिए यदि हम इसे फर्स्ट लॉ अप्लाई करें क्या होगा, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और जब इस कांस्टेंट को ओपन करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आएगा, Z1Q आ गया, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आएगा W2 इजिकल्स टू Z2 इंटू Q, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आएगा W3 इजिकल्स टू Z3 इंटू Q, आ गया। अब हम क्या करते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल देते हैं, तो Q की वैल्यू आएगी W1/Z1, यहाँ से Q की वैल्यू आएगी आपकी W2/Z2, और यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी W3/Z3। तो अब देखिए
ये सब Q की वैल्यू है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो जब आपके 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनमें ये रिलेशन होता है W1/Z1 = W2/Z2 = W3/Z3। सो हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो माइकल फ्राडे ने दिया है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाली जो वीडियो है उसमें हम MCQs करेंगे। सो थैंक यू।